हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का कर लिया, इसमें हम लोग किसका देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव का। अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखा तो जाकर कर देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करा दिया गया है, मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करा दिया गया है, और भी बहुत सारे मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसमें सब्जेक्टिव का देखेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, वो भी फुल डिटेल सॉल्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, कहीं पर भी कोई आप लोग को डाउट नहीं बचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और एक बार अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार सभी लोग को शेयर करना है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। एकदम रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोग को इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव वाले देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है और कितने कितने नंबर का होगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा 26 नंबर क्वेश्चन से, और 26 से 34 नंबर क्वेश्चन तक ये एक नंबर वाले अंक है। इसका आप लोग को एक नंबर ही मिलेगा, मतलब कि ये सिंपल आप लोग को एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एक नंबर वाले हैं इसलिए। ठीक, और 7 प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है, और यहाँ 7 से अधिक है या ठीक है, यहाँ पर आई थिंक 9 क्वेश्चन है। तो आप लोग को सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम में 7 प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद 35 से 42 तक ये आप लोग का 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और फिर 43 से 48 तक है, ये आप लोग का कौन सा है, ये आप लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और इनमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, और यहाँ पर कुल 6 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 26 नंबर वाला। क्या है कि देख लीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है। क्या यह एक अदिश या सदिश है? देख लीजिए इंग्लिश में क्या है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्तर क्या आ जाएगा। ऐसे तो आप लोग एक वर्ड में भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र, जिसका कि एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। यही पूछा था कि न्यूटन पर कूलम जो एसआई यूनिट है किसका होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यह क्या है, यह एक सदिश है। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ई वेक्टर, आप लोग पढ़े होंगे, ई वेक्टर से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर आप लोग का 26 नंबर वाला कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। और एक नंबर वाले है तो यहाँ पर ज़्यादा आप लोग को लिखना भी नहीं है। इसके बाद देख लीजिए 27 नंबर वाला क्या है। 27 नंबर वाला कि कापर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, आगे है, क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है, एक समान गति से घुमाया जाता है, तो किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा? तो कौन सा कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा बताना है। इंग्लिश में देखिएगा क्या है। द टू इनिशियल कोइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेड विथ यूनिफॉर्म speed in a uniform magnetic field, then the then in which coil more value of more value of induced current is इंक्लूडेड। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक, ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी होता है, और आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई बाई आर। और हम लोग जानते हैं कि जो आर सी यू है, आर सी यू का मतलब क्या है, यानी कि जो कॉपर का रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर या फिर कॉपर मेटल जो है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है किससे, आर ए एल से, मतलब कि एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी हम लोग जो
यूज़ करना होता है वायर वगैरह, तो हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, यानी कि प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होता है तो उसमें धारा क्या होगा, अच्छे तरीके से प्रवाहित होगा। प्रतिरोध कम है तो धारा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रवाहित होगा, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। और एल्युमिनियम का प्रतिरोध कॉपर की तुलना में अधिक होता है। तो हम लोग आप लोग सुनते होंगे दैनिक जीवन में कि कॉपर वायर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर कॉपर वायर लगाना, तो इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। तो यही कारण है कि जो कॉपर है इसका रेजिस्टेंस कम होता है एल्युमिनियम से, यानी कि जो कॉपर है ये विद्युत का चालन अच्छे तरीके से करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमसे इंड्यूस्ड करंट पूछा था, यानी कि आई पूछा, तो ये होता है इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ये होता है, आई बराबर होता है ये होता है E/R, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये तो दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है d∅/dt का। तो यहाँ पर ये दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो ये दोनों में सेम रहेगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, यानी कि रेजिस्टेंस के, यानी कि प्रतिरोध के। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आर का प्रतिरोध है ये कम होता है, आर का प्रतिरोध कम होता है। तो आर का प्रतिरोध कम है तो इसका धारा क्या हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही आप लोग को बताना था। आप लोग इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला की मदद से समझा दिया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा बैक करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्या है 28 ना। ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू क्या है मैक्सिमाइज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर बताना है कि जो ठोस होते हैं, ठोस, तो ठोस की जो संरचना होता है इसकी जांच करने के लिए हम लोग कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई ठोस है तो उसकी हमको संरचना देखना है, तो अब उसको तोड़ फोड़ करके देखेंगे नहीं, लेकिन इसको किस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की मदद से। तो यहाँ पर बताना है उस तरंग का नाम यहाँ पर मतलब बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्स रेज, यानी कि एक्स किरण। एक्स किरण ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख के आया हूँ इसलिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक्स रे यानी कि एक्स किरण जो होता है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर वाला क्या है, 29 नंबर वाला कि दो कणों का संवेग बराबर है, यानी कि मोमेंटम क्या है, दोनों का बराबर। दो हमारे पास कण है, दोनों का मोमेंटम बराबर है। उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या है, ठीक है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताना है। टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम हो गया यहाँ पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे फॉर्मूले की मदद से। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देख लीजिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहाँ पर p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। p क्या है, मोमेंटम यानी कि संवेग है। और क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि दोनों का संवेग बराबर है, यानी कि p1 बराबर भी p है, p2 बराबर p है, दोनों का संवेग बराबर है। तो लेमडा वन निकालेंगे तो h/p1, लेमडा टू निकालेंगे तो h/p2। और p1 और p2 दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं h/p, और इसको भी लिख सकते हैं h/p। अब दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, दोनों का रेशियो पूछा है तो दोनों को डिवाइड लगा देते हैं। तो λ1/λ2, तो hp/hp आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, λ2, यानी कि दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, दोनों का वेवलेंथ एक समान होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर वाला, पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। इंग्लिश में एक बार देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब कैसी अशुद्धि मिलाते हैं हम लोग पी टाइप अर्धचालक में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 30 नंबर वाला, यह जाएगा आप लोग का ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि त्रिसंयोजी। पी का मतलब होता है पॉजिटिव। तो त्रिसंयोजी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमको चाहिए कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसीलिए हो जाता है पॉजिटिव। इसलिए इसको बोला जाता है पी टाइप, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि पी टाइप भी क्यों बोला जाता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे त्रिसंयोजी में, इसका नाम यह है ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि त्रिसंयोजक। तो त्रिसंयोजक से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, लेकिन चाहिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 ही मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाता है वही। तो ये पी टाइप ऐसे हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5 की द्रव में रखा गया है। एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 की द्रव में रखा गया, मतलब लेंस का अपवर्तनांक 1.5 और ये द्रव में रखा गया है।
लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, मतलब लेंस गायब हो जाए मतलब कि ना दिखे। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ ग्लास लेंस ऑफ refractive index 1.5 is placed in a through of liquid. What must be the refractive index of the liquid in order to mark the lens disappear? तो क्या हो जाना चाहिए, जो हमारा लेंस ये गायब हो जाना चाहिए मतलब कि नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान बताना है कितना होना चाहिए। तो जितना हमारा लिक्विड में है उतना ही अपवर्तनांक अगर हम लोग उतना ही अपवर्तनांक वाले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो यही आप लोग को लिखना है। यहाँ पर मैं लिख करके लाया हूँ, देख लीजिए लिखना कैसे है आप लोग को। देख लीजिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि म्यू लिक्विड बराबर क्या क्या होना चाहिए, म्यू लेंस, या फिर लिख सकते हैं कि म्यू लेंस किसके बराबर होना चाहिए, म्यू लिक्विड के बराबर। और म्यू लिक्विड फिर किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 के बराबर, क्योंकि म्यू लेंस हमको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 31 नंबर वाला। फिर देख लीजिए 32 देखिए 32 क्या दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिए कि ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से इंग्लिश में मतलब देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े होंगे। सिर्फ क्वेश्चन समझिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश उसमें से बहुत सारे किरण आते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक किरणें हैं तो उसको सूर्य के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो उसी के यहाँ पर नाम बताना है कि ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। तो जो हानिकारक होता है वो इसी को अवशोषित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि UV जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पारावैंगनिक किरण। यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख करके लाया हूँ, अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पारावैंगनिक किरण। ये हो जाएगा आप लोग का राइट 32 नंबर वाला क्वेश्चन का, यही पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 32। इसके बाद देख लीजिए 33 नंबर, चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है। द मैग्नेटिक susceptibility इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देख लीजिए 33 नंबर वाला का 33 क्या हो जाएगा, डायामैग्नेट यानी कि प्रतिचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए ये होता है। ठीक है, देख लीजिए ये प्रतिचुंबक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 33। नेक्स्ट है 34 नंबर कि बायो सावर्ट का नियम सदिश रूप में लिखे। राइट बायो सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायो सावर्ट नियम आप लोग पढ़े होंगे, ये छोटे से चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, छोटे से चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सावर्ट का नियम चैप्टर नंबर 4 से है। तो इसका हम लोग को क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, यानी कि सदिश रूप लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख लाए हूँ, देख लीजिए क्या होता है, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू, डीवी वेक्टर मतलब कि छोटे क्षेत्र का बात कर रहा है, छोटे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र। तो डीवी वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इंटू में होता है आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर लगाया है, अदरवाइज वेक्टर नहीं लगाते। ठीक है, और म्यू नोट का आप लोग मान जानते होंगे, म्यू नोट बराबर क्या होता है, म्यू नोट बराबर होता है आई थिंक 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ये होता है म्यू नोट का वैल्यू। आई थिंक इतना ही होता है, आप लोग एक बार कमेंट भी करेंगे अगर कहीं पर गलती होगा तो। ठीक ठीक है, तो ये म्यू नोट का वैल्यू होता है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 34 का। इसके बाद 34 हो गया यहाँ पर, अब बढ़ते हैं आगे 35 की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर वाला देखिएगा एक बार कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम दिया गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र, आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्षांश होता है, ये उसमें दिया गया है क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये दिया गया है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इस क्षेत्र का अपवाह सॉरी इस क्षेत्र का प्रवाह 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से खोजे। 10 सेंटीमीटर का वर्ग लेना है और उसके माध्यम से इसका प्रवाह खोजना है, जिसका सतह YZ सतह के समांतर है। यदि तल x अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाता है तो उसी वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। और जो तल है वो x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो उसी वर्ग से, जो यहाँ पर वर्ग है, इसी से होकर क्या बताना है, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताना है। अभी मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पढ़ने में, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसके बाद सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, तो आप लोग खुद से भी इसको कर लेंगे। क्या है, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखा है
5 into 10⁻³ I cap Newton per coulomb. Find the flux of this field through a square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the YZ plane. What should be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis? क्वेश्चन सिंपल है, अभी मैं आप लोग को सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, और बाकी तो हम लोग यहाँ पर सिंपल वे में समझ लेंगे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कोई प्लेन है, ठीक, ये कोई हमारा एक प्लेन है, यहाँ पर देख लीजिए मैं कोई एक प्लेन लिया हूँ, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है यानी कि क्षेत्रफल सदिश होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, तो क्षेत्रफल सदिश इसका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये मैंने ए ले रखा है, यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कट गया है, ए है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर। और यहाँ पर 30 डिग्री का इस एक्सिस से मतलब कि एक्स एक्सिस से कौन बना रहा है, ये हमारा कौन सा प्लेन, एक्स एक्सिस से ये हमारा प्लेन 30 डिग्री का कौन बना रहा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और जो हमारा ई वेक्टर है कुछ इस प्रकार से, ई वेक्टर हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, तो इससे कितना डिग्री का कौन बन जाएगा, इससे 60 डिग्री का बनेगा, 90 - 30 तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। और इसी कोण को हम लोग उपयोग में लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर था ई ए कोस थीटा, यानी कि ई और ए के बीच का कोण लेंगे, ठीक है, ये कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक। तो अब इसमें बस पुट करते हैं, बहुत ही सिंपल था। तो ये कोस थीटा रखेंगे तो फाइव बराबर ई का वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में, और ए का यहाँ पर लिख दिए हैं 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया था, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, मीटर में ही हम लोग लिखते हैं, तो 0.1 इसका स्क्वायर, क्योंकि ये है एरिया वेक्टर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इंटू में कोस 60, ये वाला कौन लेंगे, कोस 60, ठीक। तो ये सब एज इट इज, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻⁻² आ जाएगा, ठीक। और कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 10⁻1 आ जाएगा, और फिर इसको लिख सकते हैं 25 डायरेक्ट, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा आप लोग का क्या, यूनिट, ठीक। तो इस प्रकार से करना था, समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं 36 यानी कि 36 नंबर वाला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या है इंग्लिश में देखते हैं एक बार, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, कोई धारावाही चालक रखा हुआ, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस पर लगने वाले कार्य पर कार्य करने वाले बल के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है, ठीक। तो देखते हैं सिंपल तरीके से इसको देखेंगे, ज़्यादा लंबा डेरिवेशन है नहीं, क्योंकि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये हमको डिराइव करना है, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया हूँ, क्योंकि डिराइव क्या करना है ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, तभी तो डिराइव कर पाएंगे। पता है, पता चले कि आप लोग को पता ही नहीं कि क्या डिराइव करना है, तो फिर क्या ही करेंगे मतलब, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ। देख लीजिए, ये जो है, सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, और इसके बाद देखते हैं, ये जो है आप लोग को ये आप लोग को डिराइव करना है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर, ये हमको ड्राइव करना है। तो देखिएगा, समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिगर में, ये वाला फिगर देखिए, ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए, इसका लंबाई एल है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसका क्या, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। यहाँ पर ये कोई एरिया है, क्षेत्रफल, जिसको कि हम लोग ने मान लिया ए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, एरिया इंटू लंबाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लिख रखा है, सबसे पहले इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश पर कितना बल लगता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक आवेश पर कितना बल लगता है, तो इतना लगता है। एफ इज इक्वल टू माइनस का ई इलेक्ट्रॉन के लिए, और भी क्रॉस बी वेक्टर, भी यहाँ पर क्या है, तो भी है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है, या फिर आवेश गति करता है। तो ये हो गया, ठीक, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं, एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में, मान लीजिए पूरा आयतन तो कहीं पर मान लीजिए हम लोग इतना ले लेते, तो इतना आयतन में, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये होता है हमारा क्या, स्मॉल एन। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक। तो अब चूंकि यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए चालक है, तो चालक में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग निकालें, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, एन इंटू ए एल आ जाएगा, जो वॉल्यूम है, और यहाँ पर एन वॉल्यूम इंटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे, तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। ये निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसको पुट करते हैं मतलब, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस का जो यहाँ पर साइन था, और साथ में एन ई
NaL रहेगा और ये हो जाएगा। और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग है, ठीक है ना, क्रॉस बी वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक, ये होता है किसके लिए, ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, और हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है NeAVD, आई बराबर होता है NeAVD। तो इसके जगह पर आई रख देंगे तो आई आ गया, और एल क्रॉस बी, यहाँ पर जो एल बचा ये वाला एल और ये वाला बी, तो एल क्रॉस बी, तो यही निकालना था, तो हम लोग निकाल लिए। आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था। आप लोग अगर ये क्लियर है कि क्या निकालना है और थोड़ा सा आप लोग स्टेप याद रखिएगा कि कौन सा स्टेप क्या करेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये निकालना है और स्टेप क्या है कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और फिर इसमें ये वाला पुट कर देंगे, तो बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर 27 है ना, 27, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलना कीजिए। मतलब कंपेयर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। कंपेयर करना है कि तीनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ अच्छी तरीके से, एकदम देख लीजिए कॉलम बना बना करके। इधर लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, इधर हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इधर हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल। आप देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी समझाऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट हैव क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसके पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक, और ये क्या होता है, अगर इसको रखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का अनुभव करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह मजबूत आकर्षण का क्या करता है, अनुभव करता है, मजबूत आकर्षण का। ठीक है, अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके पास भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ वीक प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास भी तो क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन ये वीक वीक क्या करता है, मतलब कि ये कम आकर्षण अनुभव करता है, कम आकर्षण। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकीय मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ में भी अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखेंगे तो ये कम आकर्षण का यहाँ पर अनुभव करता है, और जबकि ये मजबूत आकर्षण का अनुभव करता है। यही दोनों में मेन डिफरेंट है। तो इससे भी आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग दोनों का डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए प्रतिचुंबकीय क्या है, इसका खेल तो अलग ही चलेगा, इसका खेल अलग ही चलेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके पास तो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं होता है बेचारे के पास। इसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, आगे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ वीक रिपल्सन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये आकर्षण नहीं बल्कि ये प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो भी कैसा, कमजोर प्रतिकर्षण यानी कि कम प्रतिकर्षण। हिंदी में देख लीजिए क्या दिया गया है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का कोई अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। ठीक, इसके पास तो कोई अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता ही नहीं है। इसके बाद कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको रख दिया जाए तो ये कम प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, कम प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 27 नंबर वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लीजिए, आगे 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 28 आ गया, 28 आ गया। क्या है 28, कि विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर लिखे। फिर बी है, इसमें दो पार्ट हैं ए और बी करके। फिर है कि एक व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात दिया है कितना, 36:1 है। तो दो व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और फिर बी में द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। वाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि व्यतिकरण विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है। तो देख लीजिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंटरफेरेंस जिसको कि बोलते हैं व्यतिकरण, और डिफ्रेक्शन यानी कि बोलते हैं विवर्तन। तो देखिएगा 2 पॉइंट मैं यहाँ पर लिख आया हूँ।
देखते हैं कि इट इज ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू क्या टू कोहेरेंट सोर्स। यह दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य आरोपण के फलस्वरूप उत्पन्न घटना है। यह दो कला संबंध स्रोतों के उत्सर्जन से होने वाली क्या है, मतलब कि ये क्या है, उत्पन्न घटना है। ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए, इधर देखते हैं, इधर में इधर क्या होगा कि इट इज, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये फर्स्ट पॉइंट ही है, लिखने में मिस्टेक हो गया। इट इज ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या सम वेव फ्रंट। यह एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य उत्पन्न घटना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखेंगे दोनों में डिफरेंट। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विथ। सभी दीप फ्रिंजेस समान चौड़ाई तथा तीव्रता के होती है। जितने भी यहाँ पर फ्रिंज होते हैं क्या होता है, समान चौड़ाई और तीव्रता की होती है। लेकिन इधर देखेंगे, इधर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैव डबल्ड विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ पर क्या होता है कि विवर्तन में क्या होता है कि सभी दीप फ्रिंजेस समान चौड़ाई, मतलब कि असमान चौड़ाई, मतलब कि समान चौड़ाई के नहीं होते, असमान मतलब समान नहीं, तथा चौड़ाई विवर्तन कोण के साथ घट जाती है, और जो चौड़ाई है ये विवर्तन कोण के साथ घटती भी जाती है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में मेजर डिफरेंस हो जाएगा। तो पहला हम लोग देख लिए, इसमें दो पार्ट थे ना, दो पार्ट ए और बी करके था, तो ए देख लिए। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही है और इसमें दो पार्ट डाल दिया, तो इतना मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट इंटेंसिटीज निकालने के लिए बोला था, वो भी मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आई मैक्स बाई आई मिन बराबर होता है, यानी कि आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, और ये रेशियो क्वेश्चन में हमको गिवन है। ठीक, ये रेशियो गिवन है 36/1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो आ जाएगा रूट, तो 36 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 6, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक, और ये हमारा ये बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए और बी का रेशियो हमको निकालना है, A1 और A2 का मतलब रेशियो निकालना है, A1 और A2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देख लीजिए 6A1 माइनस 6A2 आ जाएगा, और ये A1 प्लस में A2 रहेगा इधर, यहाँ पर ये करेंगे तो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब A1 वाले को एक तरफ और A2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो A1 को इधर कर देते हैं और इस A2 को इधर कर देते हैं, तो ये 6A1 माइनस A1 आ जाएगा, और ये A2 प्लस में उधर जा करके 6A2 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 5A1, इसको ऐड करेंगे तो 7A2। अब A1 बाई A2 चाहिए तो A1 को यहीं रहने देते हैं, A2 को इधर ले लेते हैं, और 7 यहीं रहेगा, 5 को इधर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा A1 बाई A2 का रेशियो, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, यही पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। इसके बाद देख लीजिए 39 ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखे और समझाए। फोटो इलेक्ट्रिक राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग समीकरण लिख लेंगे, तो समीकरण से समझा नहीं देंगे। अगर समीकरण हमको पता है तो समीकरण से लैंग्वेज सिंपली बना देंगे। तो बस यहाँ पर आप लोग समीकरण समझना। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख करके लाया हूँ, देखिएगा। हाँ, यहाँ पर तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, एच म्यू इज इक्वल टू होता है के ई क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है, और ये होता है मैक्सिमम, और प्लस में होता है 5 नोट। 5 नोट क्या है, 5 नोट है वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन है, और एच म्यू तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स है। ठीक, तो इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फाइनोट है, यानी कि जो वर्क फलन है, वर्क फंक्शन के बाद जो ऊर्जा बचता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है, और इन्हीं दोनों की को इसके द्वारा दिखाया जाता है, मतलब किसके द्वारा, आइंस्टीन इक्वेशन के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोग का 39 कंप्लीट। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा आप लोग का 39 के बाद 40 नंबर वाला। क्या है 40 नंबर वाला, कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, और आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 40 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, कि रदरफोर्ड कंडक्टेड अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि सोने के पन्नी पर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेयर ही बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल
और वो बहुत ही सोने का पतला मतलब कि बहुत ही पतला पानी लेते हैं सोने का, और उस पर क्या करते हैं, बम बारूद करते हैं विथ अल्फा पार्टिकल। किसकी सहायता से? अल्फा पार्टिकल की सहायता से। ठीक है, अभी हिंदी में भी दिखाऊंगा, हिंदी में भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा करने से क्या निष्कर्ष निकला या फिर क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आए। तो देख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पर है, 3 रिजल्ट निकल के आए थे। फर्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा, यहाँ पर ऑफ छूट गया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्या हो जाता है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट चले जाते हैं, ठीक है, सीधे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दस द एटम इज होलो। तो इसका मतलब निकलता है कि जो एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है, यानी कि रिक्त है। फिर देखते हैं यहाँ पर, जैसे सेकेंड पॉइंट का निकल गया था कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल सेंटर कॉल्ड इज न्यूक्लियस। और जो भी हमारा क्या होता है, एटम होता है, उसका ऑलमोस्ट मास बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। वो क्या होता है, बहुत ही छोटे मतलब क्षेत्र में होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या निकल के आया था, थर्ड पॉइंट देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आप लोग को दिखाता हूँ, हिंदी में देखिएगा, देख लीजिए। यहाँ पर हिंदी में ऊपर सबसे पहले लिख देंगे कि इसमें क्या हुआ था, तो वही सोने की पन्नी पर सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बौछार किया गया था, ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, तो पहला था कि वही अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए स्वर्ण परत को पार कर जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश आयतन क्या है, रिक्त है, अधिकांश आयतन जो है वह खाली है। और फिर जो दूसरा था कि लगभग 8,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण परत से हटकर लगभग 180 डिग्री पर लौट लौट जाता है, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में समाहित होता है। इसे ही नाभिक कहा जाता है। ये अभी हम लोगों ने इंग्लिश में देखा था। इसके बाद देख लीजिए थर्ड वाला क्या जाएगा, थर्ड में कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको मिलता है विद्युत बल से। तो यही था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41, देखिएगा आप। 41 क्या है कि उपयुक्त आरेख की सहायता से पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्रों के बनने की व्याख्या कीजिए। आरेख भी बताना है और फिर उसकी व्याख्या भी करना है। संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाती है, यहाँ पर दो केस में बताना है। एक तो हो गया अग्रदिशिक 22 में और एक पश्चिदिशिक 22 में। With the help of a suitable diagram, explain the formation of depletion region in PN junction. How does it with change when the junction is forward biased and reverse biased? ठीक है, तो दोनों कंडीशन में बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर फिगर बना करके लाया हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले समझाना है डिप्लेशन रीजन को, या फिर जिसको बोलते हैं अवक्षय परत। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा है पी टाइप, ये है हमारा एन टाइप। ठीक, ये है पी टाइप, ये है हमारा एन टाइप। तो पी टाइप में क्या होता है, ये पी का मतलब होता है पॉजिटिव और एन का मतलब होता है नेगेटिव। पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होता है, यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा होता है, होल्स की संख्या ज़्यादा होता है, यानी कि छिद्र की संख्या ज़्यादा होता है पी टाइप में। और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, और जो होल्स होते हैं उसकी संख्या कम होता है। ये आप लोग समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं। तो पी टाइप में क्या होता है, होल्स ज़्यादा होता है, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि सांद्रता का अंतर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक अवक्षय परत बन जाता है, अवक्षय परत यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में आकर के जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर अवक्षय परत बन जाता है, यानी कि जंक्शन बन जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, और इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, यानी कि अवक्षय ये परत हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चूंकि होल्स की संख्या क्या है, होल्स की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स की संख्या क्या है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा है इधर वाले में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। पी वाले में इलेक्ट्रॉन कम है और एन वाले में होल्स कम है, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो क्या होगा कि आप लोग जानते हैं कि जिधर कम सांद्रता होता है उधर मतलब कि अधिक सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर होल्स ज़्यादा है तो होल्स इधर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो बस यही यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यही लिखना है बस। फिगर समझ गए होंगे, और इसी को अब हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, आप लोग इस फिगर को ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि सांद्रता के अंतर के कारण डिफ्यूजन ऑफ होल्स स्टार्ट फ्रॉम पी टू एन साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम एन टू पी साइड एंड
अ लार्ज लेयर इज क्या है क्रिएटेड, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, क्रिएटेड यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है ना, क्रिएटेड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। हिंदी में देखिएगा कि सांद्रता अंतर के कारण छिद्रों का विसरण P से N की ओर तथा इलेक्ट्रॉन का विसरण N से P की ओर प्रारंभ होकर एक परत बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही अवक्षय परत बोलते हैं, जो कि मैंने आप लोग को अभी समझाया। क्योंकि सांद्रता का अंतर है और अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई भी लिक्विड है या फिर कुछ भी है तो वो गति करता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये इस प्रकार से गति करेंगे और इनके गति करने से क्या हो जाएगा, अवक्षय परत बन जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब कि फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा था कि इसी को डिफाइन करना है। और फिर बोला था कि अगर फॉरवर्ड बायस लगाते हैं या फिर रिवर्स बायस लगाते हैं तो क्या होगा। फॉरवर्ड बायस को बोलते हैं अग्रदिशिक और रिवर्स बायस को बोलते हैं पश्चदिशिक, या फिर इसको बायस ही बोला जाता है। बायस को पश्चदिशिक बोला जाता है, बायस को बायस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी वाले स्टूडेंट, ठीक है। बायस को बायस लिखा जाता है। तो फॉरवर्ड बायस अगर लगाते हैं तो क्या होगा, डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज, मतलब कि डिप्लेशन रीजन जो है, अवक्षय परत जो है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिवर्स बायस लगाते हैं तो डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अवक्षय परत बढ़ जाएगा। तो समझ गए होंगे ये वाला। इसके बाद देख लीजिए जो 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है 42 वाला। देखिएगा 42 वाला क्या है कि एक एसी सर्किट में करंट आई ये दे रखा है, करंट आई ये दे रखा है 5 साइन इंटू में यहाँ पर 100 t होगा -π/2 एम्पियर है, और एसी विभवांतर दे रखा है V बराबर 200 साइन 100 t वोल्ट है। तो विद्युत शक्ति की खपत कितनी होगी, विद्युत धारा का RMS मान ज्ञात करें। इंग्लिश में एक बार देखते हैं क्या होगा कि इन अ एसी सर्किट द करंट इज I इज इक्वल टू इतना दे रखा है एम्पियर एंड द एसी पोटेंशियल इज V इतना दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। देन फाइंड पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, ऑल्सो फाइंड RMS वैल्यू फॉर करंट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो दे रखा है मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू दे रखा है 5 साइन और यहाँ पर हो जाएगा 100 t और माइनस में π/2 ये दे रखा है, और V इज इक्वल टू दे रखा है V इज इक्वल टू 200 साइन 100 t ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो होता है ये होता है एक्चुअली, इसका ऐसा होता है, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो आई इज इक्वल होता है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में प्लस या फिर माइनस प्लस माइनस फाइव, ऐसा बोल सकते हैं, प्लस माइनस फाइव। ये होता है इसका जनरल इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं ये इसका मतलब जनरल होता है। तो इससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 5 ये हमारा आई नोट है, और आई नोट क्या होता है, ये मैक्सिमम धारा होता है, उच्च मान होता है धारा का, ठीक, ये उच्च मान होता है धारा का। और साइन और साथ में ये जो यहाँ पर ये -π/2 ये क्या है हमारा फाई है, फाई अभी क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। और ये क्या है यहाँ पर जो दोस्त है ये भी नोट है, जैसे आई यहाँ पर आई का जनरल इक्वेशन वैसे ही भी का भी होता है, तो ये हमारा भी नोट है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बाकी देख लीजिए क्या है यहाँ पर 42 नंबर वाला, 42 नंबर वाला ना, हाँ ये आई नोट हमको गिवन है, ये भी नोट हमको गिवन है, और हमको निकालना है क्या, पी निकालना है, पी निकालना है यानी कि शक्ति खपत निकालना है, ठीक है, यानी कि पावर जो निकालना है। तो ये होता है VRMS इंटू IRMS और कोस फाइव। फाइव क्या होता है देख लीजिए, फेज डिफरेंट होता है, फेज डिफरेंट यानी कि कला अंतर होता है। कला अंतर क्या होता है, जैसे आप लोग इन दोनों इक्वेशन को देखिएगा, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर π/2 है लेकिन यहाँ पर जीरो है, अगर कुछ नहीं है तो जीरो है, तो ये π/2 कला से आगे पीछे है, π/2 कला से आगे पीछे, मतलब कि ये पीछे है π/2 कला से, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस। जो डिफरेंट होता है यहाँ पर क्या एंगल का, फेज एंगल का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंट, ठीक। तो यहाँ पर फाइव क्या है, फेज डिफरेंट। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, VRMS और IRMS, और यहाँ पर ये π/2 है डिफरेंट, मैंने आप लोगों को अभी इक्वेशन में दिखाया, π/2 को मान जीरो, तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, ठीक है, समझ गए होंगे। और फिर क्या पूछा था, IRMS का मान पूछा था, तो IRMS का मान कितना होता है, I नोट बाई √2, और I नोट का मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये 5 है, कैसे होता है अभी मैंने आप लोग को समझाया, और अपन में √2, √2 से डिवाइड लगाएंगे, √2 का वैल्यू कितना, तो 1.414 ये होता है, ठीक। इससे अगर डिवाइड लगाएंगे तो 3.54 आ जाएगा, ये आप लोग का IRMS का मान। तो यहाँ पर आप लोग का 3 मार्क्स वाले सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग का 5 मार्क्स वाला बच रहा है, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। 5 मार्क्स वाला नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और जब भी 5 मार्क्स वाला अपलोड होगा तो उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 5 मार्क्स वाला मैं आप लोग को क्वेश्चन कैसे कराऊँ, क्योंकि उसमें डेरिवेशन वगैरह होंगे और कुछ कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हो गए, तो उसको मैं
पेन से अलग पर मतलब कि पेन से अलग जैसे मैथ सोल्व कराता हूँ वैसे सोल्व कराऊँ या फिर इसी प्रकार से लिख करके लाऊँ, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर